वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है और इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस लेक्चर में से काफ़ी हद तक MCQs आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में भी, आपके मिड टर्म फाइनल टर्म में भी, इसके अलावा आपके जो फर्स्ट क्विज़ होता है उसमें भी इन लेक्चर्स में से MCQs आते हैं। तो इस लेक्चर को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 लेक्चर हमारे पास किस टॉपिक के हवाले से है? एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस पे। तो इनको यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने इनकी कुछ आउटलाइन दी है कि इनके आगे भी फर्दर जो है वो कुछ टाइप्स वगैरह दी गई हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपने किसी कम्युनिकेशन को, टेक्निकल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं ये आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे इसको इटैलिक फॉर्म में कर दिया है। एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट एंड एप्रोप्रिएट। तो ये हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स मैं नहीं करवा रही, मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी को देख लेते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि आपने एक चीज़ को एक्यूरेट फॉर्म में लिखना है, उसको एक जैसे उसकी सीक्वेंस चल रही है उसको ट्रू फॉर्म में, ट्रूथ एक वे उसको देना है, केयरफुली उसको फॉर्म में सही करके लिखना है। और उसकी कुछ टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं, वो देख लेते हैं। एंड डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या होती है? डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या होती है कि एक प्रॉपर कवरेज होती है किसी भी टॉपिक को लेके, उसको प्रॉपर वे में लिखा जाता है और जो डिटेल होती है वो एक अप्रोप्रिएट वे में दी जाती है। अब इसका बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी की, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो केयरफुली हम उस पर फोकस कर सकें। अगर मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम दी जा रही है तो उसमें बेसिकली यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम पर केयरफुली फोकस किया जाता है। इसमें मेन काम इसका ये है कि इसमें कवरेज की जाती है प्रॉपर वे में और उसकी कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह उसमें चीज़ कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है। अब उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी क्या होती है कि इसमें किस चीज़ का केयरफुली यूज़ किया जाता है। अब इसमें सारा काम है कि हमने हर चीज़ को केयरफुली यूज़ करना है। एक्यूरेसी में हर चीज़ को केयरफुली यूज़ किया जाता है। अब स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी में क्या होता है कि लैंग्वेज को केयरफुली यूज़ करना है। इट कंसर्न्स द केयरफुली यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। अगर आपने कोई मीनिंग शो करना है तो आपने क्या करना है, आपने लैंग्वेज को केयरफुली यूज़ करना है। आपने उसमें सेंटेंसेस, पैराग्राफ वगैरह को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वर्ड चॉइस को, हर चीज़ को केयरफुली आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। उसके बाद स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है? टेक्निकल एक्यूरेसी। कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी तो नहीं चाहिए होती बट इज़ नॉट, इसमें हमें स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी चाहिए होती है। मतलब हमने लैंग्वेज को देखना होता है कि प्रॉपर वे में यूज़ की जा रही है, लेकिन इसके लिए ये सोली ऑन मतलब इस पर बेस नहीं करती। और इसमें क्या होता है कि आप जो राइटर्स हैं वो अपने कॉन्सेप्चुअल, उनका माइंड के लिहाज से वो सब्जेक्ट जो है उसके अबाउट लिखते हैं और ये मोस्टली राइटर्स के माइंड के और उनकी मिस्ट्री के अबाउट डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसकी तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। क्लैरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी होती है हमारे पास कि आप कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे लिख रहे हैं उसको क्लियरली लिखें, ऐसे लिखें कि वो इजीली उसको हम समझ सकें। विच रेफर्स टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम कुछ भी लिख रहे हैं राइटिंग में तो वो क्लियरली समझ आनी चाहिए, हम अंडरस्टैंड कर सकते हों और क्लियरली लिखी जानी चाहिए। अब इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास कौन सी है? स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, सेकंड है स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड थर्ड वन है कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब स्ट्रक्चरल क्लैरिटी क्या होती है? ये वो मतलब क्लैरिटी की टाइप है जिसमें आप स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। इसमें किस पे फोकस करते हैं? स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। लाइक उसमें ऑब्स्ट्रक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, पहले हमने कौन सा वे यूज़ करना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद पर्पस देना है और एंड पे हमने रिकमेंडेशन वगैरह देनी है, उसका रिजल्ट देना है। तो अब कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना के आप डॉक्यूमेंट वगैरह को लिखते हैं और एक उसको क्लैरिटी देते हैं ताकि वो क्लियरली अंडरस्टैंड किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं। आप टेबल कंटेंट को टेबल में यूज़ करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट करें, उसके बाद इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्या है? स्टाइलिस्टिक जैसे कि ऊपर हमने स्टाइलिस्टिक हमने पढ़ा था, दूसरा टॉपिक हमारे पास था उसके अबाउट पढ़ा था, और यहाँ पे एक्यूरेसी का पढ़ा था, यहाँ पे क्लैरिटी का पढ़ रहे हैं। उसमें भी लैंग्वेज को केयरफुली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी लैंग्वेज की बात की जा रही है कि स्टाइलिस्टिक में क्या है
कि इट इज़ प्रोमोटेड बाय सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। अब इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी में हम डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम इसमें क्या होता है कि ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ नहीं करते और टू द पॉइंट बात की जाती है और क्लियरली बात की जाती है ताकि समझ आ सके आसानी से और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वर्ड्स को ओवरलोड नहीं करते, सेंटेंसेस को ओवरलोड नहीं करते और सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं और सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कि डॉक्यूमेंट में कैसा कॉन्टेक्स्ट दिया गया, उसका पर्पज़ क्या है, उसको प्रमोट कैसे किया जाएगा, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और मेन चीज़ किस पे फोकस की जाती है कि कॉन्टेक्स्ट पे फोकस किया जाता है कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो और इजीली समझ आ सके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंसाइजनेस एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका मतलब क्या है। तो कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। बेसिकली कंसाइजनेस क्या होती है, ये एक स्पेशल वैल्यू होती है इसकी टेक्निकल फील्ड में। और इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है या जिसकी ज़रूरत होती है, नीडेड मटेरियल होता है, सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी गई है कि द कंसाइज डॉक्यूमेंट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कन्वेज ओनली द नीडेड मटेरियल, कि इसमें सिर्फ जो ज़रूरत का मटेरियल होता है वही दिया जाता है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसमें सिर्फ ज़रूरत का मटेरियल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही दिया जाता है और टू द पॉइंट बात की जाती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ डू यू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर कंसाइज। तो मोर कंसाइज बनाना हो मतलब मोर आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है टू द पॉइंट बनाना हो, सिर्फ मेन चीज़ें देनी हो, जिसमें की ज़रूरत है सिर्फ वही मटेरियल देना हो। तो उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा जो आप उसको ज़्यादा लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़लेस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनको रिमूव कर दें। और सेंटेंसेस या फालतू जो चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको रिमूव कर दें और केयरफुल उसकी रिवीजन करें और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या सिमिलर चीज़ें हैं वही यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा कंसाइज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब कोहेरेंस को देख लेते हैं। कोहेरेंस क्या है, बेसिकली इट इज़ क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर और इट ऑफ प्रोवाइडिंग द रीडर एंड ईजिली फॉलोड पाथ। इसमें एक वे प्रोवाइड किया जाता है रीडर्स को कि वो इजीली समझ सकें कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे कि आप एक समझ लें कि एक रोड है, उस पर अगर आपने चलना है तो आपको उसका मैप चाहिए कि अगर आप किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो अगर आप उसका मैप पता है तो आप इजीली जा सकते हैं कि आगे आपने किस साइड जाना है, कहाँ टर्न लेना है। इसी तरह कोहेरेंस में भी क्या है कि इसमें पास को फॉलो किया जाता है, रूल्स आप कह सकते हैं, और यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे स्टेप जो हैं वो लिए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज दी गई हैं। अब वो कौन सी हैं कि एग्जाम्पलीफिकेशन, उसके बाद है एनालिसिस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, उसके बाद है डेफिनेशन, इनमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। इन सब में से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं और एक ये 2 नंबर के शार्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, कोई एक इनमें से आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनमरेशन देख लेते हैं। इनमरेशन से आपने माइंड में रखना है कि नंबरेशन, नंबर मतलब माइंड में रखेंगे नंबर मतलब इसमें कोई ना कोई नंबरिंग दी जा रही है किसी न किसी चीज़ को। तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू आइटमाइज और लिस्ट अ सेट ऑफ टॉपिक्स, अगर आप सेट ऑफ टॉपिक्स को या सीरीज़ को एक नंबरिंग देना चाहते हैं या आइटम लिस्ट बनाना चाहते हैं उनकी, तो आप किसको यूज़ करेंगे, न्यूमरेशन को यूज़ करेंगे। और जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो आपको मैं बात बताती चलूँ कि यही क्वेश्चन जो है इसी में से मेरा एक एमसीक्यूज़ भी आया था और इसी में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्विज़ के एमसीक्यूज़ भी आते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसको ऑब्जर्वेशंस के लिए वगैरह के लिए सीरीज़ की फॉर्म में और आइटमाइज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है नंबरेशन को। बाकी यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पलीफिकेशन, मतलब एग्जांपल्स वगैरह आपने देनी है। आपने नाम से याद रखना, आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पलीफिकेशन EX अगर आप याद रखेंगे ना, माइंड में रखने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ, वैसे इस तरह का कुछ होता नहीं है। माइंड में रखने के लिए ईजी भी होता है कि आपको याद रहेगा कि एग्जाम्पलीफिकेशन मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल बतानी है, इंस्टेंस देनी है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है,
कि आप एग्जाम्पलिफिकेशन क्यों यूज़ करते हैं पैराग्राफ में, टू प्रोवाइड इंस्टेंसेस दैट क्लियरिटी योर टॉपिक स्टेटमेंट, कि आपकी जो टॉपिक स्टेटमेंट उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं, इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका जो भी पैराग्राफ या टॉपिक जो भी होता है वो क्लियरली समझ आ जाता है और ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फालतू मतलब उनकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जांपल्स वगैरह दिए, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन डेफिनेशन इसमें मैटर करती है, आप लोगों को वो आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का दिया हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मुझे लिखना याद नहीं रहा था, बाकियों के साथ मैंने लिख दिया है, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से समटाइम्स जो हैं वो आपके ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, कि या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताएं इनमें से कंपैरिजन कौन सा है और कंट्रास्ट कौन सा है, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन सिमिलरिटीज़ को एम्फसाइज करता है, जबकि कंट्रास्ट किसको एम्फसाइज कर रहा है, डिफरेंसेस को। अगर दो चीज़ें सेम मैच हो रही हैं तो वो क्या होंगी, उनको कंपेयर करवाया जाएगा, और अगर उनमें डिफरेंस है तो उनमें कंट्रास्ट करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अब पैराग्राफ में यूज़ बोथ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, किसी पैराग्राफ में दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये तीनों जो यहाँ पे लाइनें दी गई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको भी यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोगों ने रीड कर लेनी है और इनकी एग्जांपल्स अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने सच एग्जांपल्स नहीं दी हुई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने हमें ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस का दिया हुआ है, इनको कैसे यूज़ करना है, और इनको क्लैरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्मूथ के लिए कि हम फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, हम किसको यूज़ करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस को। अब उसके बाद यहाँ पे वीक बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग ड्रैग इन, एंड यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल बताई है कि आप उसको वीक कैसे होता है, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये एग्जांपल दी हुई आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, एंड आई होप कि इस लेक्चर से आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको आप कंप्लीट लेक्चर को रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स तो सच नहीं दी गई, लेकिन आप बेटर है कि इसको आप गूगल वगैरह से करके इसकी एग्जांपल्स देख लें, आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। और मैं अगेन कह रही हूँ कि इसकी डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से आपके जो फर्स्ट क्विज़ होगा उसमें भी MCQs आएंगे, उसके बाद मिड टर्म में भी आएंगे, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपके फाइनल टर्म में भी इसमें से कुछ ना कुछ MCQs या क्वेश्चन वगैरह कुछ ना कुछ आ जाए। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा भी नेक्स्ट 2-3 लेक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हवाले से, तो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं साथ साथ आप लोगों को बताती चलूँगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उनको कर लीजिएगा। फर्दर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक देने से, सपोर्ट करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी सपोर्ट होती है। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।